अब देखो लास्ट क्लास में हमने टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है कि नहीं? तो वहां पे हमने जो फॉर्मूला यूज किया था वो फॉर्मूला यूज किया था नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। अब आगे हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पे कि मान लो ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉक या क्यूब को लाके प्लेस कर रहे हैं। तो यहां पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक को हम ग्राउंड पे लाके प्लेस कर रहे हैं। अच्छा, जिस ब्लॉक को हम लाके प्लेस कर रहे हैं, ब्लॉक की विड्थ है बी, ब्लॉक की विड्थ बी है, ब्लॉक की हाइट वहां पे एच है। तो ब्लॉक की विड्थ बी, ब्लॉक की हाइट कितनी एच, और जो भी सरफेस है वो सरफेस यहां पे रफ है। अच्छा, इस तरह से अगर हम ब्लॉक को लाके प्लेस करेंगे, इस तरह से अगर हम ब्लॉक को लाके प्लेस कर रहे हैं तो ये ब्लॉक अभी कैसा है, रेस्ट में है वहां पे, देखो है कि नहीं यहां पे। और मैंने क्या डिफाइन किया था, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि वहां पे हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यूज कर सकते हैं और साथ में यूज कर सकते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम वहां पे। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि इस केस में ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, अगर तुमसे बोलता हूं कि इस केस में ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, तो पहले क्या शो करेंगे, एक तो हम शो करेंगे सेंटर ऑफ मास पे वेट, ब्लॉक का मास है m, तो सबसे पहले शो करो यहां कहीं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, यहां से b/2 और यहां से h/2, यहां से b/2 और यहां से h/2, देखो है कि नहीं वहां पे। तो अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, b/2 और h/2 पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन जिस जगह क्रॉस करेगी वही तुम्हारा वहां पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा वहां पे। अब सबसे पहले यहां पे कौन सा फोर्स शो करोगे, तो एक तो शो करोगे वेट, तो इस डायरेक्शन में शो करो m/g। अच्छा, दूसरा क्या शो करेंगे, एक शो करेंगे वेट, दूसरा हम शो करेंगे नॉर्मल n। अच्छा, ये ब्लॉक अभी स्लाइड कर रहा है क्या, स्लाइड करने की टेंडेंसी है क्या? मैंने क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था फ्रिक्शन कब डेवलप होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है जब ब्लॉक रेस्ट में रहता है और उसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी होती है। तो ब्लॉक की यहां पे स्लाइड करने की कोई टेंडेंसी है क्या? और ब्लॉक की अगर स्लाइड करने की कोई टेंडेंसी नहीं है तो इस केस में फ्रिक्शन अभी क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर यूज करोगे तो नेट फोर्स जीरो ना चाहिए, तो नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा होगा, नॉर्मल को बैलेंस कर रहा होगा mg। ये इक्वेशन आ रही है किससे, ये इक्वेशन आ रही है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से। फिर अब यूज करो वहां पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बॉडी अगर रेस्ट में है, इसका मतलब है किसी भी पॉइंट के अबाउट देखोगे तो नेट टॉर्क वहां पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मान लो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट देख रहे हैं, बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg का टॉर्क क्या है, जीरो। सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर mg का टॉर्क जीरो है तो नॉर्मल भी कहां से पास करना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। तो n की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पास करेगी सेंटर से, तभी इस एक्सिस के अबाउट नॉर्मल और mg दोनों का टॉर्क जीरो होगा, तभी जाके ये दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन वहां पे फुलफिल हो रही होगी। नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क भी वहां पे क्या हो गया, जीरो वहां पे। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, मैंने वहां बोला कि जो भी नॉर्मल है ये n वहां पे क्या है, रिजल्टेंट नॉर्मल है, और ये जो रिजल्टेंट नॉर्मल रहेगी ग्राउंड के कारण वो कहां से पास कर देगी, वो पास कर देगी इसके सेंटर ऑफ मास से। अच्छा, किसी भी ब्लॉक को अगर हमने ग्राउंड पे लाके प्लेस किया है तो होता क्या है, जब भी हम किसी ब्लॉक को ग्राउंड पे लाके प्लेस करते हैं तो ग्राउंड उसके ऊपर हर जगह इक्वल अमाउंट का प्रेशर लगाता है। अभी हो क्या रहा है, जब ब्लॉक को हमने ग्राउंड पे लाके प्लेस किया तो ब्लॉक हर जगह ग्राउंड को इक्वल अमाउंट से प्रेस कर रहा है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ग्राउंड भी ब्लॉक के ऊपर हर जगह इक्वल अमाउंट से क्या कर रहा होगा,
प्रेस ऊपर की ओर कर रहा होगा, और इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट रहेगा वो कहां से पास कर रहा होगा, वो पास कर रहा होगा इसके सेंटर से वहां पे। अब अगले स्टेप में हम कर क्या रहे हैं, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं। कितनी हाइट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं एट अ हाइट y, और y की वैल्यू ग्रेटर देन h/2 है। अच्छा, अब जैसे ही हम ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे ही हम ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्लॉक क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा, स्लाइड करने की टेंडेंसी बनेगी। अब हम क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शन सफिशिएंट है। यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहां पे हम लोग बोल रहे हैं जो भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन यहां पे सफिशिएंट है। फ्रिक्शन सफिशिएंट है, इसका मतलब है कि जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर सकता। अब बताओ फिर से, अगर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यूज करें तो नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है mg, और इस F को कौन बैलेंस करेगा, इस F को बैलेंस करेगा ग्राउंड का फ्रिक्शन Fs। तो अब तुम इक्वेशन क्या लिखोगे, अब तुम इक्वेशन लिखोगे n mg के बराबर होगा और Fs अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा वहां पे। अच्छा, ये इक्वेशन तो आ गई किससे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से। अच्छा, अब ये बताओ, जब किसी ब्लॉक के ऊपर अगर हम इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे तो कभी देखा है वहां पे कि अगर ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक हैवी अलमीरा रखी हुई है, और जब हम फोर्स लगाते हैं तो या तो अलमीरा स्लाइड करती है, और अगर अलमीरा स्लाइड नहीं कर पा रही है, यहां पे जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये ब्लॉक स्लाइड तो नहीं कर रहा है, लेकिन इस ब्लॉक की टेंडेंसी यहां पे इस तरह से रोटेट करने की बन रही है। कैसे रोटेट करने की बन रही है, क्लॉकवाइज। तो यहां पे जब हम इस तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं तो ब्लॉक की टेंडेंसी रोटेट करने की, यानी ये पोर्शन उठने की कोशिश कर रहा है, और ये उठने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है यहां के फोर्स कम होंगे और यहां के फोर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अभी तक जो रिजल्टेंट नॉर्मल था वो सेंटर से पास कर रहा था। क्यों पास कर रहा था, क्योंकि दोनों साइड के जो फोर्सेस थे वो तुम्हारे क्या लग रहे थे, इक्वल लग रहे थे। लेकिन जैसे ही हम ब्लॉक पे इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक की टेंडेंसी इस तरह से टिल्ट होने की है, रोटेट करने की है, और जब ये ब्लॉक इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा तो यहां पे ब्लॉक ग्राउंड को छोड़ने की कोशिश कर रहा होगा। छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो यहां पे नॉर्मल या प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यहां पे क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नीट्यूड यहां का क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहां के फोर्सेस ज्यादा हैं, यहां के फोर्सेस कम है, तो रिजल्टेंट जो नॉर्मल रहता है वो शिफ्ट करता है राइट की ओर। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहां पे अप्लाई करो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम अगर अप्लाई करोगे, किसके अबाउट अप्लाई कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं मान लो mg के अबाउट या सेंटर ऑफ मास के अबाउट। बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट, बॉडी तो अभी भी रेस्ट में है, और बॉडी अगर अभी भी रेस्ट में है तो नेट टॉर्क वहां पे जीरो होना चाहिए। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखूंगा तो mg का टॉर्क तो वहां पे क्या है, जीरो है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर देखूंगा तो mg का टॉर्क वहां पे क्या है, जीरो है। ये f क्या कर रहा होगा, ये f सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसको क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा होगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg का टॉर्क तो जीरो है, ये फोर्स क्या कर रहा है, ये फोर्स को क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है। ये फ्रिक्शन भी कैसा रोटेट करा रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है। अब बताओ, दोनों का टॉर्क अगर क्लॉकवाइज है तब तो ये ब्लॉक रोटेट कर जाना चाहिए, लेकिन ये ब्लॉक रोटेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके पास इतना ही अमाउंट का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होना चाहिए। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन प्रोवाइड कर सकता है, mg तो प्रोवाइड कर नहीं सकता, क्योंकि mg की लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास कर रही है, सेंटर से पास कर रही है। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो प्रोवाइड करता है यहां पे नॉर्मल। तो नॉर्मल कहां शिफ्ट कर रहा है, अब ये नॉर्मल शिफ्ट कर रहा है राइट की ओर। मान लो नॉर्मल कितना शिफ्ट कर गया, नॉर्मल शिफ्ट कर गया x, और बताओ जब ये नॉर्मल राइट की ओर शिफ्ट करेगा तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। अब इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, अब इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, वहां पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव था तो n इंटू एक्स माइनस एफ इंटू वाई
माइनस एफ एस इंटू सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा h/2। अच्छा यहां पे चेक करना आप है, हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट देख रहे हैं तो n इंटू एक्स एंटी क्लॉकवाइज। पहले लिखो फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा एफ एस इंटू h/2 माइनस एफ इंटू वाई माइनस h/2, नेट टॉर्क वहां पे 0। अब क्या करना है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से एफएस की वैल्यू एफ पुट करनी है, एन की वैल्यू एमजी पुट करनी है। अब पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां पे हमें x मिल जाएगा। तो x वो डिस्टेंस है जिससे नॉर्मल यहां पे क्या कर गई, शिफ्ट कर गई। तो अभी तक हम लोग फोर्स को या नॉर्मल को शिफ्ट नहीं करते थे, लेकिन अब कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे नॉर्मल क्या होगी, शिफ्ट करेगी। और नॉर्मल क्यों शिफ्ट कर रही है, नॉर्मल शिफ्ट कर रही है क्योंकि बॉडी को वहां पे कैसा रखना है, बॉडी को वहां पे रेस्ट में रखना है। अच्छा अब मान लो इस केस में हम फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है कि फोर्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जब फोर्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो बॉडी स्लाइड नहीं कर पा रही है। अच्छा फोर्स को अगर इंक्रीज करोगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, और फोर्स और फ्रिक्शन अगर दोनों बढ़ेंगे तो क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ेगा। क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी बढ़ेगा। अगर हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, फोर्स और फ्रिक्शन अगर बढ़ेगा तो क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ेगा। क्लॉकवाइज टॉर्क अगर बढ़ेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बढ़ाना पड़ेगा। अब कैसे बढ़ना पड़ेगा, नॉर्मल वहां पे क्या होगी, शिफ्ट होगी। कहां शिफ्ट होगी, नॉर्मल शिफ्ट होगी वहां पे राइट की ओर। अच्छा नॉर्मल कहां तक जा सकती है, तो नॉर्मल जो है वो मैक्सिमम जा सकती है इसके एंड पे। तो जैसे जैसे क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ाने के लिए नॉर्मल का मैग्नीट्यूड तो बढ़ नहीं सकता, तो नॉर्मल केवल अपना डायरेक्शन क्या करेगी, शिफ्ट करती जाएगी। और एक टाइम तुमने देखा होगा कि जो ब्लॉक रहता है, ब्लॉक इस पॉइंट के अबाउट इस तरह से लिफ्ट करता है, ऐसा जो ब्लॉक रहता है, एक टाइम आता है जब ब्लॉक इस तरह से लिफ्ट करने वाला होता है, होगा नहीं हुआ। तो कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि हम मिनिमम या मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हैं, तो F की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके लिए x की जगह क्या पुट कर देना, b/2। ये मैक्सिमम फोर्स है जो हम ब्लॉक के ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फोर्स अगर इससे ज्यादा हुआ तो उस केस में ये जो ब्लॉक रहता है, ये ब्लॉक इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाता है। अगर फोर्स ज्यादा होता है तो ये ब्लॉक इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, और ये जो फिनोमिना है रोटेट करने का, उस फिनोमिना को हम लोग नाम देते हैं टॉपलिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे टॉपलिंग। तो टॉपलिंग में हो क्या रहा है, टॉपलिंग की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, रोटेशनल मोशन है किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। तो इस केस में जब फोर्स एक्सीड करता है तो ये ब्लॉक इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाता है, और ये जो फिनोमिना होता है वो होता है टॉपलिंग। अच्छा कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई करें जिससे कि ब्लॉक टॉपल कर जाए। या तो क्वेश्चन में पूछेगा मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई करें कि जिससे कि ब्लॉक टॉपल ना करे, तो वहां पे x की जगह तुम पुट कर देना b/2। जब ये ब्लॉक टॉपल करने वाला होता है तो ब्लॉक केवल इस पॉइंट के कांटेक्ट में होता है, तो नॉर्मल कहां पहुंच गई, h पे चली गई। अब अगर तुम बताओ फोर्स को और बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा तो क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ेगा, और क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ेगा तो अब नॉर्मल बाहर जाने की कोशिश करेगा, और नॉर्मल बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि ये जो ब्लॉक रहेगा, अब ये ब्लॉक क्लॉकवाइज क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। अच्छा कई बार क्वेश्चन में भी पूछता है कि मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई करें। कई बार न्यूमेरिकल में ऐसा पूछता है कि मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई करें जिससे कि ये ब्लॉक वहां पे टॉपल कर जाए। तो मिनिमम फोर्स का मतलब अगेन यही है कि x की जगह हम वहां पे क्या पुट कर दें, b/2 पुट कर दें वहां पे। अच्छा कई बार देखोगे यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा जाता है। अभी हम फोर्स को बढ़ा रहे थे, अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, फोर्स को कांस्टेंट रखो।
और y को इंक्रीज करो। क्वेश्चन में कई बार बोलता है फोर्स को कांस्टेंट रखो लेकिन y को वहां पे इंक्रीज कराओ। बताओ y को इंक्रीज कराओगे तो क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ेगा, क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल शिफ्ट करता जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन में पूछता है y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हाइट तक हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं विदाउट टॉपलिंग दिस ब्लॉक। तो उस केस में हम y मैक्स जो रहेगा उसके लिए x की जगह क्या पुट कर देंगे, x की जगह पुट कर देंगे b/2 वहां पे। क्लियर? तो अब आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं किसके, टॉपलिंग के वहां पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, ये आईआईटी में आ चुका है। इनफैक्ट अगर देखोगे तो आईआईटी में कम से कम 3 या 4 बार टॉपलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। एक मिनट रुकना जरा ना। देखो जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है वहां पे, आईआईटी का क्वेश्चन है। वहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड एल, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड, a cubical block of side L rest on a rough horizontal surface with coefficient of friction mu। तो हमारे पास एक ब्लॉक है या क्यूब है, जो भी क्यूब है, क्यूब की साइड की लेंथ वहां पे दी हुई है L। अब न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, अब न्यूमेरिकल में बोल रहा है वहां पे अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड एल रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो सरफेस रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन इन फिगर इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंटली हाई सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड बिफोर टॉपलिंग, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द ब्लॉक इज। तो जो भी फोर्स है, फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि म्यू की वैल्यू इतनी हाई है कि ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करें जिससे कि ये ब्लॉक वहां पे टॉपल कर जाए। तो मैंने क्या बोला था, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो सेंटर ऑफ मास पे शो करोगे m/g। फ्रिक्शन लेफ्ट की ओर है, और ध्यान है कहीं पे भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला है, तो इसका मतलब है फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, वो लिमिटिंग नहीं लिया जाएगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो वहां पे इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, F को Fs बैलेंस करेगा, नॉर्मल को mg बैलेंस कर देगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर देखोगे फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज, F का टॉर्क क्लॉकवाइज। जब हम मिनिमम फोर्स की बात करते हैं तो नॉर्मल कहां पहुंच जाता है, नॉर्मल पहुंच जाता है इसके H पे। और नॉर्मल कैसा टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है इनफाइनाइटसिमल, सेकंड में बोल रहा है mg/4, थर्ड में बोल रहा है mg/2 और लास्ट में बोल रहा है mg/1 - म्यू। तो ध्यान ना, म्यू का यहां पे कोई यूज नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोल रहा है कि ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला है। क्वेश्चन में केवल यह बोला गया है कि फ्रिक्शन सफिशिएंट हाई है, इसका मतलब है कि ब्लॉक स्लाइड नहीं कर सकता, ब्लॉक केवल टॉपल कर सकता है। अच्छा, अब इक्वेशन क्या लिखोगे, F Fs के बराबर होगा, N mg के बराबर होगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखोगे तो क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लिखोगे N × L/2 माइनस F × L/2।
फ्रिक्शन का कितना हो जाएगा माइनस एफ एस इंटू एल बाई टू इक्वल्स टू 0। एन की जगह एम जी, एल बाई टू तो हट जाएगा वहां पे, एम जी माइनस एफ एस, नहीं एम जी माइनस एफ इक्वल्स टू 0। तो एफ जो रहता है वो निकल के आता है एम जी बाई टू। तो जो 4 ऑप्शन थे उसमें करेक्ट ऑप्शन यही है कि अगर mg/2 का हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ब्लॉक वहां पे क्या कर जाएगा, ये ब्लॉक वहां पे टॉपल कर जाएगा वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, आगे मैं कुछ क्वेश्चन और लेता हूं जो आईआईटी में आ चुके हैं वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड का एंगल दिया है थीटा। हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड का एंगल दिया हुआ है कितना, थीटा। इस इंक्लाइंड के ऊपर हमने एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया है। मान लो ब्लॉक है हमारा क्यूब, मास m, साइड की लेंथ a। जब यहां पे हमने ब्लॉक को लाके प्लेस किया है तो ये ब्लॉक हमारा कैसा है, ये ब्लॉक हमारा रेस्ट में है। अब देखो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है वहां पे फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ नॉर्मल, फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ नॉर्मल अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो हमें नॉर्मल का टॉर्क बताना है किसके अबाउट, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। अच्छा अब बताओ नॉर्मल का टॉर्क हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट अब कैसे कैलकुलेट करें। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल का टॉर्क किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो देखो वहां पे सबसे पहले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो सेंटर ऑफ मास पे शो करोगे mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा। अब mg sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा, तो यहां पे फ्रिक्शन होना चाहिए, तो फ्रिक्शन बैलेंस करेगा mg sin थीटा को। नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा, नॉर्मल बैलेंस करेगा mg cos थीटा को। अच्छा सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर देखोगे तो फ्रिक्शन कैसा टॉर्क क्रिएट कर रहा है, फ्रिक्शन टॉर्क क्रिएट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा अब बताओ ये ब्लॉक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है क्या, नहीं, तो इस केस में नॉर्मल शिफ्ट करेगा और नॉर्मल इस तरह से शिफ्ट करेगा कि ये कैसा टॉर्क क्रिएट कर दे, क्लॉकवाइज। तो नॉर्मल यहां पे शिफ्ट कर गया लेफ्ट की ओर, और नॉर्मल जब लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा तो वो टॉर्क कैसा क्रिएट कर रहा होगा, वो टॉर्क क्रिएट कर रहा होगा वहां पे क्लॉकवाइज वहां पे। और अब अगर नॉर्मल का टॉर्क फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस कर देगा तभी ये ब्लॉक कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो हम इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल प्लस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन 0 होना चाहिए। यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो भी नॉर्मल का टॉर्क है वो है माइनस ऑफ टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। नेगेटिव साइन केवल ये बता रहा है कि दोनों का सेंस ऑपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। और हमें मालूम है फ्रिक्शन का जो टॉर्क रहेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ एस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, a बाई टू। तो यहां पे लिखो एफ एस इंटू ए बाई टू, एफ एस का मतलब mg/a/2 इंटू साइन थीटा। जो टॉर्क फ्रिक्शन का होगा अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास वही नॉर्मल का टॉर्क होगा किसके अबाउट, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। वहां पे देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा यहां पे। तो इस तरह से वहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं किसके, टॉपलिंग के वहां पे। तो यहां पे नॉर्मल शिफ्ट हो रहा है, क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि नेट टॉर्क को वहां पे क्या रखना है, 0 रखना है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास इंक्लाइंड है, हमारे पास एक इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का एंगल थीटा। हमारे पास इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का एंगल थीटा, और इस इंक्लाइंड के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक को लाके प्लेस कर रहे हैं। ब्लॉक की हाइट लेना h, ब्लॉक की विड्थ b। तो ब्लॉक की हाइट h है, ब्लॉक की विड्थ कितनी है, ब्लॉक की विड्थ है b।
तो हाइट h, विड्थ b, और ब्लॉक का मास कितना है? ब्लॉक का मास है m। अच्छा, जब हमने ब्लॉक को लाके प्लेस किया है तो ये ब्लॉक अभी कैसा है? ये ब्लॉक अभी रेस्ट में। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब यहां पे हम थीटा को इंक्रीज करा रहे हैं। अभी तक ये ब्लॉक रेस्ट में था, लेकिन हम थीटा को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज करा रहे हैं। अच्छा, ब्लॉक का अगर अभी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे शो करोगे इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा, यहां पे आएगा mg कॉस थीटा, स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे, फ्रिक्शन ऊपर, यहां पे नॉर्मल n। अभी नॉर्मल कहां से पास करेगा हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बॉडी अगर अभी रेस्ट में है तो इक्वेशन तुम क्या लिखोगे? इक्वेशन लिखोगे n mg cos थीटा के बराबर होगा और फ्रिक्शन वहां पे mg sin थीटा के बराबर होगा। अच्छा, अब बताओ प्रैक्टिकली हमने क्या देखा है? प्रैक्टिकली हमने देखा है कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं, जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं तो दो चीजें पॉसिबल होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब एंगल बहुत ज्यादा होता है तो ये ब्लॉक इस तरह से स्लाइड करके नीचे आता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जब एंगल ज्यादा होता है तो ये जो ब्लॉक रहता है, ये ब्लॉक अब इस तरह से टॉपल करता हुआ नीचे आता है। तो यहां पे ब्लॉक स्लाइड करते हुए आ रहा है और यहां पे ब्लॉक इस तरह से क्या हो रहा है? टॉपल करते हुए आ रहा है। तो दोनों में से कोई एक चीज पॉसिबल है, या तो ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा बिफोर टॉपलिंग, या फिर ये ब्लॉक टॉपल कर जाएगा बिफोर स्लाइडिंग। तो अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? दोनों की कंडीशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट केस में हम बोल रहे हैं कि जो भी ब्लॉक है, ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग। फर्स्ट केस में हम बोल रहे हैं कि ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है टॉपल करने के पहले, ना टॉपल नहीं कर रहा है। टॉपल नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि हमें अभी नॉर्मल की पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। अब बताओ, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन किसके बराबर है? फ्रिक्शन mg साइन थीटा के बराबर है, n mg कॉस थीटा के बराबर है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे, जैसे से एंगल बढ़ाओगे, स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, फ्रिक्शन भी वहां पे क्या होगा? बढ़ेगा। और एक टाइम आता है जब थीटा किसके बराबर होता है? फाई के बराबर होता है, और जिस टाइम पे थीटा फाई के बराबर होता है उस टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग हो जाता है। ये हमने पढ़ा था एंगल ऑफ रिपोज। तो वहां पे हमने क्या डिफाइन किया था? जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, एक टाइम आएगा जब फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को हम लिखते हैं म्यू एस इंटू एन। अब n की जगह पुट कर दो वहां पे mg cos phi इक्वल्स टू mg sin phi, तो रिजल्ट आता है tan phi इक्वल्स टू म्यू एस। तो कितने एंगल पे ब्लॉक स्लाइड करेगा? तो आंसर है वहां पे tan थीटा इक्वल्स टू म्यू एस। अगर tan थीटा म्यू एस के बराबर है तो ये ब्लॉक वहां पे क्या करेगा? स्लाइड करेगा बिफोर टॉपलिंग। अब नेक्स्ट रिजल्ट क्या आता है? नेक्स्ट रिजल्ट आता है टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग। टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग। तो अब हम यहां पे बात कर रहे हैं ब्लॉक के टॉपल होने की, लेकिन स्लाइड होने के पहले। अच्छा, अब ये ब्लॉक क्यों टॉपल करेगा? तो हमें मालूम है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, बताओ अभी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया था, सेंटर ऑफ मास पे शो किया था mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा,
यहां पे फ्रिक्शन। बताओ एंगल बढ़ेगा तो mg sin थीटा बढ़ेगा, mg sin थीटा बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, बढ़ रहा होगा। फ्रिक्शन कैसा टॉर्क क्रिएट कर रहा है अभी, एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्मल कहां शिफ्ट कर गया, नॉर्मल शिफ्ट कर गया वहां पे लेफ्ट की, क्योंकि नॉर्मल जब लेफ्ट की ओर जाएगा तो वो कैसा टॉर्क क्रिएट कर देगा, वो टॉर्क क्रिएट करेगा क्लॉकवाइज, और दोनों का टॉर्क वहां पे क्या होगा, दोनों का टॉर्क वहां पे बैलेंस आउट हो जाएगा वहां पे। अब हम कर क्या रहे हैं वहां पे, हम थीटा की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं। अब हम थीटा की वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हैं। थीटा की वैल्यू अगर कंटिन्यूअसली बढ़ाओगे तो mg sin थीटा बढ़ेगा, mg sin थीटा बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। फ्रिक्शन अगर बढ़ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर बढ़ रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज टॉर्क और बढ़ेगा, और एक टाइम आएगा जब नॉर्मल कहां पहुंच जाएगा, h पे पहुंच जाएगा। अब इसके बाद भी अगर तुम एंगल बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन और बढ़ेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क से ज्यादा होगा, और ये ब्लॉक इस तरह से रोटेट करता हुआ नीचे आ जाएगा। तो जिस टाइम पे टॉपलिंग होने वाली है उस टाइम पे एंगल मान लो थीटा डैश। अच्छा, अब इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे एफ एस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h/2। तो एफ एस इंटू h/2 किसके बराबर होगा, ये होगा n इंटू ये डिस्टेंस b/2। एफ एस की जगह पुट कर दोगे वहां पे mg साइन थीटा डैश इंटू h, n का मतलब mg cos फाई डैश इंटू b, तो रिजल्ट यहां पे निकल के आता है tan फाई डैश किसके बराबर, ये हो जाएगा b/h के बराबर। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो भी एंगल होगा, जिस एंगल पे ब्लॉक टॉपल करने वाला है तो tan फाई डैश हो जाएगा b/h। तो फाइनली इक्वेशन क्या निकल के आ गई, फाइनली इक्वेशन निकल के आ गई, स्लाइडिंग के लिए एंगल होता है tan फाई इक्वल्स टू म्यू एस, और टॉपलिंग के लिए जो एंगल होता है tan फाई डैश वो होता है वहां पे कितना, b/h। अब ये रिजल्ट याद रखना है। अब इन रिजल्ट का यूज क्या है, तो देखो जरा वहां पे, मान लो फर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस में बोल रहा है b की वैल्यू 2 मीटर, हाइट मेरी वहां पे 6 मीटर, b मेरा 2 मीटर है, हाइट मेरी 6 मीटर है, और म्यू की वैल्यू मान लो वहां पे 0.8 है। ब्लॉक की विड्थ 2 मीटर, ब्लॉक की हाइट 6 मीटर, म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.8 है। अब इस केस में हम थीटा को वहां पे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करा रहे हैं। अब तुम्हें डाटा देख के बताना है कि ये ब्लॉक स्लाइड करेगा टॉपलिंग के पहले, या फिर ये ब्लॉक टॉपल कर जाएगा स्लाइडिंग के पहले। तो स्लाइडिंग का एंगल क्या होगा, स्लाइडिंग का एंगल होगा tan फाई इक्वल्स टू म्यू एस का मतलब 0.8। अब बताओ tan फाई अगर 0.8 है तो फाई वहां पे 37 डिग्री आ रहा होगा, देखो है कि नहीं है, cos 37 नहीं, 0.8 पे नहीं आएगा, 0.75 कर दो जरा, या चलो लिखे रहने दो 0.8, कुछ एंगल रहा होगा उससे मतलब नहीं वहां पे। तो स्लाइडिंग का एंगल क्या है, स्लाइडिंग का एंगल tan फाई इक्वल्स टू 0.8 है। अच्छा, ये tan थीटा डैश था। अच्छा, टॉपलिंग का एंगल क्या है, तो tan थीटा डैश हो जाएगा b/h, 2/6 का मतलब 1/3, दैट इज 0.33। अब बताओ, जब हमें मालूम है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो tan थीटा भी वहां पे क्या होता है, बढ़ता है। अब बताओ कौन सी वैल्यू पहले आएगी, पहले थीटा डैश पहले आएगा, क्योंकि थीटा डैश की वैल्यू छोटी है
एज कंपेयर टू 5 वहां पे देखो है कि नहीं, वहां पे पहले कौन सी वैल्यू आएगी, पहले 0.33 आएगा, उसके बाद 0.8 आएगा। इसका मतलब है कि इस केस में जब हम एंगल बढ़ाएंगे तो ये ब्लॉक टॉपल पहले करेगा स्लाइड करने के पहले वहां पे। मान लो इसी केस में म्यू की वैल्यू, मान लो b दिया है 3 मीटर, h दिया है 6 मीटर, म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.3। अब तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे स्लाइड करने के लिए एंगल चाहिए 0.3 वहां पे, और टॉपल कराने के लिए जो एंगल चाहिए वो चाहिए b/h यानी 1/2 दैट इज 0.5। अब जैसे जैसे थीटा बढ़ता है tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है, और इसमें से कौन सा एंगल छोटा है तो हम बोलेंगे फाई छोटा है थीटा डैश से। इसका मतलब है कि इस केस में ब्लॉक क्या कर रहा था, टॉपल कर रहा था बिफोर स्लाइडिंग, और यहां पे ब्लॉक स्लाइड करेगा बिफोर टॉपलिंग वहां पे। क्लियर लियो। तो कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि ब्लॉक का होगा क्या, तो ब्लॉक स्लाइड करेगा या टॉपल करेगा, वो इन वैल्यूज पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब लिखो क्वेश्चन वहां पे, बस रिजल्ट याद ना b/h एंगल था वहां पे। लिखो अब क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं टॉपलिंग के वहां पे। क्वेश्चन लिखो वहां पे, यहां पे हमारे पास एक ट्रॉली है, मान लो हमारे पास एक ट्रॉली है, और ये जो ट्रॉली है ये ट्रॉली मूव कर रही है विथ एक्सेलरेशन ए की वैल्यू अल्फा टी दी हुई है, या ए की वैल्यू के टी दी हुई है। तो जो भी ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर हमने एक सिलेंडर को लाके प्लेस किया है। जो भी ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर हमने एक सिलेंडर को लाके प्लेस किया है। सिलेंडर की हाइट है वहां पे 2r, और रेडियस कितना है r। तो सिलेंडर का रेडियस r है, सिलेंडर की हाइट 2r है, सिलेंडर का मास m है। अच्छा, क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि यहां पे कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है, फ्रिक्शन सफिशिएंट है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रिक्शन सफिशिएंट है। इसका मतलब है कि जो भी ऑब्जर्वर कहां बैठा है, जो ऑब्जर्वर ट्रॉली पे बैठा है, उसके लिए सिलेंडर स्लिप नहीं करेगा। अगर सिलेंडर कभी भी मूव करेगा तो उसका मोशन केवल टॉपलिंग होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कितने टाइम बाद ये सिलेंडर वहां पे टॉपल कर जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच द सिलेंडर विल टॉपल ऑन दिस ट्रॉली। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास पे शो करोगे mg। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो एक तो हम शो करेंगे mg, साथ में यहां पे फ्रेम नॉन इनर्शियल है, तो हम यहां पे शो करेंगे सीडो फोर्स m इंटू ए। साथ में यहां पे इस ऑब्जर्वर के लिए सिलेंडर रेस्ट में है, तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा, स्टैटिक होगा। अब इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, हम इक्वेशन लिखेंगे कि एफ एस किसको बैलेंस कर रहा है, m इंटू ए को, ए का मतलब m के टी। नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा। जिस टाइम पे टॉपलिंग होने वाली है उस टाइम पे नॉर्मल इसके एंड पे पहुंच गया होगा वहां पे। अब इक्वेशन क्या लिखोगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क को इक्वेट करो, तो क्या लिखोगे, एफ एस का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्मल का क्लॉकवाइज, तो लिखोगे एफ एस इंटू आर माइनस एन इंटू आर इक्वल्स टू 0। देखो चेक करो है कि नहीं वहां पे,
ये भी डिस्टेंस r, ये भी डिस्टेंस r, तो अगले स्टेप में fs का मतलब क्या हो गया, m k t इक्वल्स टू n, n हो जाएगा m, m से m कैंसिल आउट होगा, t की वैल्यू हो जाएगी g बाय k। वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे। तो इतने टाइम बाद ये जो सिलेंडर ट्रॉली पे रखा हुआ है ये यहां पे क्या कर जाएगा, टॉपल कर जाएगा। क्लियर? फिर लिखो वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर विथ अ ब्लॉक विथ अ स्क्वायर बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, अ ब्लॉक विथ अ स्क्वायर बेस। तो ब्लॉक स्क्वायर नहीं है, उसका बेस स्क्वायर है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ ब्लॉक विथ अ स्क्वायर बेस मेजरिंग a बाय a। तो जो बेस रहेगा वो तो a बाय a है, हाइट कितनी है h। तो जो भी ब्लॉक है ब्लॉक का बेस हो जाएगा a बाय a, हाइट कितनी h, इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। तो जो भी थीटा है, थीटा को वहां पे हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करा रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द ब्लॉक विल, पहला लिखा वहां पे टॉपल बिफोर स्लाइडिंग। तो पहला क्या बोल रहा है, द ब्लॉक विल टॉपल बिफोर स्लाइडिंग इफ म्यू इज ग्रेटर देन a बाय h। फिर नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है टॉपर बिफोर स्लाइडिंग इफ म्यू इज लेस देन a बाय h, स्लाइड बिफोर टॉपलिंग, यानी कंडीशन बतानी है। तो हमें मालूम था वहां पे स्लाइडिंग का एंगल क्या था, स्लाइडिंग का एंगल था tan phi इक्वल्स टू म्यू। टॉपलिंग का एंगल क्या था, टॉपलिंग का एंगल था b बाय h। b बाय h का मतलब हो गया a बाय h वहां पे। अच्छा, स्लाइड कब करेगा, स्लाइड तभी करेगा ना जब फाई थीटा डैश से छोटा होगा, यानी फाई पहले आ जाए और टॉपलिंग का एंगल बाद में आए। तो यहां पे क्या लिखोगे, tan फाई लेस देन tan थीटा डैश। tan फाई का मतलब म्यू लेस देन tan थीटा डैश a बाय h। तो जब म्यू लेस देन a बाय h होगा तो उस केस में ब्लॉक वहां पे क्या करेगा, स्लाइड करेगा वहां पे। अच्छा, टॉपल कब करेगा, टॉपल तभी करेगा ना जब थीटा डैश फाई से छोटा होगा। थीटा डैश पहले आ जाए, फाई बाद में आए, तो यहां पे तुम लिखोगे tan थीटा डैश लेस देन tan थीटा डैश का मतलब a बाय h लेस देन। तो टॉपलिंग की कंडीशन क्या है, टॉपलिंग की कंडीशन है म्यू शुड बी ग्रेटर देन a बाय h वहां पे। फिर लिखो नेक्स्ट वहां पे, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है 2005 का। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक इज हेल्ड फिक्स्ड अगेंस्ट अ वॉल बाय अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F। तो यहां पे इस तरह से हमने शो किया है वॉल। ये तो हो गई मेरी वॉल,
और यहां पे क्या है, यहां पे है एक ब्लॉक। तो ये शो कर रहा है ब्लॉक। अच्छा, जो भी ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये डिस्टेंस दिया है 2a, यहां पे फोर्स मिडिल पे लग रहा है a, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक को इस तरह से हम रेस्ट में रख रहे हैं बाय अप्लाइंग फोर्स F। और ध्यान है, ये F फोर्स कहां से पास कर रहा है, ये F फोर्स पास कर रहा है इसके सेंटर ऑफ मास से वहां पे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास M, a block of mass M is held fixed against a wall by applying a horizontal force F. Which of the option is incorrect? कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? तो पहला बोल रहा है फ्रिक्शन फोर्स mg के बराबर है। बताओ, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो सेंटर ऑफ मास पे शो करोगे mg। mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा, तो mg को बैलेंस कर रहा होगा फ्रिक्शन। नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा, F को। तो इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, तो पहला ऑप्शन सही है, फ्रिक्शन फोर्स mg के बराबर है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है वहां पे नॉर्मल रिएक्शन F के बराबर है, वो भी सही है। F विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, तो F वहां पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन बताओ किसका टॉर्क बन रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन कैसा टॉर्क क्रिएट कर रहा है, फ्रिक्शन टॉर्क क्रिएट कर रहा है क्लॉकवाइज। अब बताओ ये ब्लॉक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है क्या, नहीं। तो यहां पे नॉर्मल F को जरूर बैलेंस करेगा, लेकिन नॉर्मल नीचे की ओर शिफ्ट करेगा। और जब नॉर्मल नीचे की ओर शिफ्ट करेगा तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसा टॉर्क क्रिएट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ऑप्शन दिया है नॉर्मल विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो भी नॉर्मल है, नॉर्मल यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, क्वेश्चन में ये नहीं बोला है किसके अबाउट, तो हम जनरली सेंटर ऑफ मास लेके चल रहे हैं वहां पे। वैसे क्वेश्चन में बोलना चाहिए किसके अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो इस केस में कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम सेंटर ऑफ मास मान के चल रहे हैं। तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो यही है कि नॉर्मल विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। नॉर्मल जो है वो यहां पे टॉर्क क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2009 का क्वेश्चन है यहां पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ बेस, तो ब्लॉक है जिसका बेस है 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, हाइट है वहां पे 15 सेंटीमीटर। तो अभी इस तरह से हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का एंगल थीटा, इंक्लाइंड पे हमने एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया। ये डिस्टेंस 10, ये डिस्टेंस 15। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, म्यू की वैल्यू √3। अच्छा, म्यू की वैल्यू अगर √3 है, इसका मतलब है स्लाइडिंग का एंगल क्या होगा, स्लाइडिंग का एंगल 60 डिग्री होगा। √3 का मतलब 1.732। अच्छा, टॉपलिंग का एंगल क्या होगा, टॉपलिंग का एंगल होगा tan थीटा डैश b/h, तो b हो गया 10 यानी 2/3.67। अच्छा, कौन सा एंगल छोटा है, तो हमें मालूम है थीटा डैश छोटा है किससे, फाइ से। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, द इंक्लिनेशन थीटा ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से अब इस एंगल को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। देन पहला ऑप्शन बोल रहा है एट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। तो ब्लॉक स्लाइड तभी करेगा जब एंगल 60 डिग्री को क्रॉस करेगा। The block remain at rest on the plane up to a certain angle theta and then it will topple. At theta equals to 60 degree, the block will start sliding down the plane and continue to do so at higher angle.
At theta equals to 60 degree, the block will start sliding down the plane and on further increasing, it will topple. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि जैसे से हम थीटा बढ़ाएंगे ब्लॉक रेस्ट में रहेगा और एक टाइम आएगा जब ये ब्लॉक वहां पे टॉपल कर जाएगा. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट ऑन द प्लेन अप टू सर्टेन थीटा एंड देन इट विल टॉपल डाउन. क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे. अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास यहां पे प्लैंक है, प्लैंक का मास m, जो भी सरफेस है वो सरफेस यहां पे स्मूथ है. प्लैंक के ऊपर हमने एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया और ये हाइट अगर h है तो ये हाइट हमारी h/4 है. ये हाइट अगर h है तो ये हाइट हमारी यहां पे क्या है, h/4 है. जो म्यू है इन दोनों के बीच का सरफेस रफ है और म्यू की वैल्यू यहां पे दी हुई है और म्यू की वैल्यू दी हुई है यहां पे 0.6. क्लियर? तो जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, इस ब्लॉक को हमने प्लैंक के ऊपर लाके प्लेस किया है. प्लैंक और ग्राउंड इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन प्लैंक और ब्लॉक इनके बीच का सरफेस वहां पे रफ है और म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.6 दी हुई है. अब हम कर क्या रहे हैं, इस प्लैंक को यहां पे पुल कर रहे हैं विथ अ कांस्टेंट फोर्स F. जो भी प्लैंक है, प्लैंक को हम पुल कर रहे हैं विथ अ कांस्टेंट फोर्स F. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड out the maximum value of F. Find out the maximum value of F for which the whole system will move together. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस F की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जिसके लिए ये दोनों ब्लॉक कैसे मूव कर जाएं, एक साथ मूव कर जाएं. तो जब हम F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलने चाहिए. अब सबसे पहले दोनों को सिस्टम मान लो जरा, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं तो दोनों को मान लो पहले सिस्टम. अच्छा, दोनों का एक्सेलरेशन वहां पे क्या होगा, सेम होगा कि दोनों एक साथ चल रहे हैं. तो वहां पे इक्वेशन क्या निकल के आएगी, इक्वेशन निकल के आएगी F इक्वल्स टू m प्लस m इंटू ए. अब मैक्सिमम फोर्स हमें वो लेना पड़ेगा. देखो इस केस में जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे दो चीजें पॉसिबल है, या तो ये ब्लॉक टॉपल कर जाए स्लाइड करने के पहले, या फिर ये ब्लॉक स्लाइड कर जाए बिफोर टॉपलिंग. तो हम दोनों की कंडीशन चेक करते हैं. तो पहले चेक करो स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग, स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग. अच्छा, कैसे हम करेंगे, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो. ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर अगर ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो शो करेगा n mg, ये आगे की ओर जा रहा है. इसका मतलब है इस डायरेक्शन में कोई फोर्स होना चाहिए और वो फोर्स वहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा. तो इस केस में ध्यान रखना है, इस पे फ्रिक्शन आगे, इस पे फ्रिक्शन पीछे. तो फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो इसको आगे लेके जा रहा है. तो इक्वेशन लिखोगे Fs इक्वल्स टू m इंटू ए. देखो है कि नहीं वहां पे. अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, Fs m इंटू ए है और Fs हमेशा लेस देन इक्वल्स टू Fl होगा. तो m इंटू ए लेस देन इक्वल्स टू Fl को क्या लिखोगे, म्यू इंटू m इंटू जी. तो m से m कैंसल आउट होगा और a जो आता है वो आता है लेस देन इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
देखो है कि नहीं वहां पे, Fs जो रहेगा Fs हो जाएगा वहां पे m इंटू ए, नॉर्मल mg के बराबर होगा, Fs m इंटू ए के बराबर होगा। फ्रिक्शन स्टैटिक है तो इसको करो वहां पे लेस देन इक्वल्स टू Fl। तो अब तुम क्या बोलोगे यहां पे, अब तुम बोलोगे m इंटू ए लेस देन इक्वल्स टू Fl की वैल्यू पुट कर दो μs इंटू n। तो यहां पे स्लाइड कब करेगा, स्लाइड करेगा जब एक्सेलरेशन कितना होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं टॉपलिंग की। टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, हम वहां पे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कहां पे, प्लैंक पे बैठ के। अब बताओ प्लैंक पे बैठ के अगर हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देखो फोर्सेस कौन कौन से शो करोगे इस ब्लॉक के ऊपर। एक तो हम शो करेंगे सेंटर ऑफ मास पे mg, फ्रेम नॉन इनर्शियल है तो सीडो फोर्स अप्लाई करो सेंटर ऑफ मास पे m इंटू ए, फ्रिक्शन आगे की ओर। जिस टाइम पे स्लाइडिंग होने वाली है उस टाइम पे नॉर्मल कहां पहुंच जाएगा, h पे पहुंच जाएगा। क्योंकि होगा क्या, नॉर्मल को mg बैलेंस करेगा, fs को ma बैलेंस करेगा। जैसे जैसे a बढ़ेगा फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ेगा, उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल शिफ्ट करेगा। तो टॉपलिंग के लिए कंडीशन क्या आएगी, एन mg के बराबर fs ma के बराबर। अब इक्वेशन लिखोगे fs इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस h बाय 2 किसके बराबर, n इंटू ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा h बाय 8। तो अगले स्टेप में हो जाएगा fs की वैल्यू पुट करो, fs की जगह m इंटू ए, h बाय 2 तो कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स टू mg बाय 8। तो a जो आता है, a आता है वहां पे कितना, g बाय 4। g बाय 4 का मतलब हो गया कि यहां पे जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ क्या चीज पहले होगी, तो यहां पे हम जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे ब्लॉक कुछ टाइम तक रेस्ट में रहेगा, उसके बाद ये ब्लॉक इस तरह से टॉपल करता हुआ गिरेगा वहां पे। तो मैक्सिमम जो फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं दोनों को एक साथ मूव कराने के लिए वो होगा m प्लस एम इंटू जी बाय 4। तो ये मैक्सिमम फोर्स है जिसपे, ये मैक्सिमम फोर्स है जिसपे दोनों ब्लॉक कैसे मूव कर रहे होंगे, एक साथ मूव कर रहे होंगे। फोर्स इसके बाद बढ़ेगा तो ये ब्लॉक टॉपल करता हुआ प्लैंक पे क्या होगा, गिर जाएगा। तो यही हमारी टॉपलिंग की क्या है, थ्योरी है। तो आज का जो लेक्चर था वो बेसिकली टॉपलिंग से रिलेटेड था और मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए जो आईआईटी में आ चुके हैं। अब तुम्हें करना क्या है, जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है टॉपलिंग का, तो इसकी थ्योरी पढ़ के देख लो। थ्योरी इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब तुम्हें करना क्या है, मॉड्यूल में या सिंगेज की बुक में जो भी टॉपलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है अब उसको सॉल्व करके वहां पे देखना है। तो जो टॉर्क वाला पोर्शन है अब मेरा यहां पे खत्म हो गया है। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे किसकी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। तो नोट डाउन करो इतना वहां पे तुम।